2024 लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है। उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। हमारे साथ कांग्रेस के नौजवान लीडर जो कई ज़िलों में काफ़ी सरगर्म हैं और उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम या चुनावी मुहिम चला रहे हैं। इस चुनावी अभियान से लौटने के बाद हमारे साथ कांग्रेस के नौजवान लीडर और जो ख़ास तौर पर प्रियंका गांधी से काफ़ी करीब माने जाते हैं, अरशद खुर्शीद साहब, जो खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं, असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो मौजूद हैं। वो चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वो खुद बताएंगे कि क्या माहौल है। सबसे पहले तो आपको बहराइच और श्रावस्ती की जो जिम्मेदारी दी गई है ज़िलों की उम्मीदवारों के लिए चुनावी मुहिम चलाने की, अभियान चलाने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपना वक्त दिया मुझे यहाँ पे। मैं एक्चुअली ज़िले का, हमारे यहाँ कांग्रेस का एक सिस्टम है जो प्रदेश में, मैं महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ यूपी कांग्रेस का। तो जो महासचिव होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बांटे जाते हैं। तो उस तरीके से मेरे को बहराइच ज़िला, श्रावस्ती ज़िला, 2 ज़िले मिल रखे हैं, जिसमें से 3 पार्लियामेंट आती है। एक बहराइच पार्लियामेंट है, एक कैसरगंज पार्लियामेंट है, एक श्रावस्ती पार्लियामेंट का 2 विधानसभा है। जी। तो उस हिसाब से इन तीनों जगह का मेरे पास प्रभार है। चूँकि मैं जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा से असेंबली लड़ चुका हूँ और वो मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो वहाँ के भी, जैसे डुमरियागंज पार्लियामेंट है, वहाँ की भी बस्ती। जिम्मेदारी आपके जी, सर जी, रहेगी, वो वो तो फिक्र ही ज़िम्मेदारी तो है। वैसे पूरे प्रदेश की है, जब प्रदेश में जी। मैं जब महासचिव हूँ। मगर ये है कि वहाँ चूँकि होम टाउन है और मैं वहाँ से असेंबली 2 मरतबा लड़ चुका हूँ, 17 भी और 22 भी। तो वहाँ की भी ज़िम्मेदारी है, वहाँ के लिए भी ज़िम्मेदारी से दौड़ रहे हैं। आपने कई मीटिंगों में हिस्सा लिया और उसके बाद जो आपकी सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो कुशल तिवारी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आप उसके लिए सरगर्म हो चुके हैं, बल्कि डट चुके हैं। कहाँ देख रहे हैं आपकी कैंडिडेट? देखिए, डुमरियागंज पार्लियामेंट का जहाँ तक सवाल है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो समाजवादी के प्रत्याशी नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी वहाँ पे उम्मीदवार था और मुझे पार्टी ने कहा था तैयारी करने के लिए। मैंने पूरी ताकत से 1 साल भर से वहाँ दौड़ रहा था। मगर जब आप किसी गठबंधन में होते हैं, तो फिर व्यक्ति विशेष से बढ़कर गठबंधन और दल हो जाता है। और जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हमको दी गईं, बाकी सारी सीटें समाजवादी को दी गईं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय कुशल तिवारी जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। कल हम लोगों की इंडिया अलायंस के गठबंधन की बैठक भी थी। जनपद सिद्धार्थनगर में काफ़ी कामयाब बैठक थी और कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बन रही हैं, कैसे चुनाव को लड़ना है, वक्त कम है। प्रत्याशी चूँकि अब आए हैं, वो इससे पहले उनका कोई इरादा नहीं था, वो कहीं और से एमपी रह चुके हैं, कहीं और से चुनाव लड़ते रहे। मगर जो उत्साह और जो कार्यकर्ताओं में जोश मुझे कल दिखा, उस मीटिंग में मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और बड़ी तादाद में वहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपने एक जोश की बात की कि काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, वो सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि उनको जीत की बधाई दे दी जा रही है। लेकिन उसी के पास की जो सीट है श्रावस्ती, जिसकी ज़िम्मेदारी आपके सर है, यहाँ पर जो उम्मीदवार राम शिरोमणि वर्मा बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनके खिलाफ एक नाराज़गी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसको कैसे मैनेज कर पाएँगे? देखिए, ये देश का चुनाव है, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है। यहाँ चुनाव जो पूरे देश में होने जा रहा है, वो इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। हाँ, ये होता है कि कई जगहों पे ऐसे कैंडिडेट्स दे दिए जाते हैं जो क्षेत्रीय नहीं होते हैं, या जिनकी पुराना उनका एंटी इनकम्बेंसी, वो वहाँ से सांसद रहे हैं, पिछली मर्तबा वो सपा बसपा गठबंधन से जीते हैं, लोगों के बीच में कम पहुँच पाए हैं, तो उसका लोगों को नाराज़गी है। मगर जब चुनाव शुरू होता है, बड़े लीडरान आते हैं, तो वो चीज़ें फिर इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाती है। मगर कुछ जगहों पे इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। अच्छा, जहाँ तक सवाल श्रावस्ती लोकसभा का है, वो सहज हैं, मगर साथ ही साथ उनका कुछ एब्सेंस रहा है। मगर जब दोनों दल लड़ेंगे, दोनों दल एक साथ आएँगे, तो सारे नेता लगेंगे, तो उससे चुनाव ठीक हो जाएगा और पूरे देश में एक विचारधारा की लड़ाई है। ये छोटी चीज़ों पे ध्यान देने का वक़्त नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आज पूरे देश का, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो फॉरवर्ड समाज जो अवेयर है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, सब ये इसलिए परेशान है कि देश में कैसे लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र बचेगा तो चीज़ें अपने आप ठीक रहेंगी। नहीं तो जो हुक्मरान, जो आज की सरकार है, जिस तरह से कुछ भी कर रही है, ये गलत तरीका है।
इसको रोकने का आप काम साथ करें। आने की बात कर रहे हैं कि साथ आएँगे, दूरियाँ मिट जाएँगी। लेकिन आपके साथी हैं और काफ़ी क्लोज़ भी आपसे रहे हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में आपके साथ प्रदेश सचिव या महासचिव। महासचिव के पोस्ट पर वो हैं और अब वो शायद सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह या धीरू सिंह की बात जी, मैं जी। कर रहा हूँ। अगर वो छोड़ के आपका साथ चले जाते हैं, तो फिर उसका नुकसान क्यों नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, मैं भी महासचिव हूँ, हमारे बड़े भाई की तरह हैं और कांग्रेस पार्टी के वो बहुत कर्मठ नेता हैं और पिछला चुनाव वो लड़े, 60,000 वोट पाए और जो झारू हैं मेरे साथ 2022 में बगल की सीट उतरौला से वो असेंबली भी लड़े और मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी ने जो सम्मान उनको दिया है, जो प्रियंका जी जितना मान-सम्मान देती हैं हम सब लोगों को, कांग्रेस परिवार को, कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को छोड़ना आसान नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है, वो हम लोग भी ये चाहते थे और चाहते हैं अभी भी, अभी किसी का ना तो टिकट हुआ है, बस घोषणा हुई है समाजवादी की और वो अच्छे कैंडिडेट थे। वो लड़ते तो बहुत अच्छा लड़ते, कांग्रेस पार्टी ने शरावस्ती के लिए पुरज़ोर कोशिश की कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाए और ज़ाहिर है अगर कांग्रेस के खाते में जाती तो आज वो प्रत्याशी होते यहाँ पे। मगर चूँकि अब जब अलायंस में आप आ जाते हैं, तो आप दोनों दलों को देखना पड़ता है उसमें। अब उनके अलायंस में उनकी सीट है ये, मगर हम लोग फिर भी अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि चूँकि हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, उनको टिकट मिलेगा तो एक अच्छी लड़ाई हो जाएगी। मगर अब ये तो दोनों तरफ के राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, देखिए क्या होता है। अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती की, तो एक नाम बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। साबिक़ एमपी रह चुके हैं रिज़वान ज़हीर साहब, जो अभी इस वक़्त जेल में हैं। उनको जो अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर या अगर जनता के बीच में, आवाम के बीच में जाते हैं, तो उनका नाम बहुत अहम है और लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। उनका नाम अभी भी आ रहा है कि उनको उम्मीदवार होना चाहिए और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप भी एक मुस्लिम यूथ हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश संगठन में। तो फिर उनको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उनको भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो नाम आपने लिया है एक प्रोमिनेंट नाम है इस जनपद के, यहाँ से कई मर्तबा वो विधायक रहे, एमपी रहे, ज़िला पंचायत अध्यक्ष रही, उनकी पत्नी, बेटी भी उनकी एमएलए रही। एमएलए का कैंडिडेट थी और इंडिपेंडेंट भी जीती। किन भी परिस्थितियों में उनको जेल भेजा गया, ये भी आप लोग जान ही रहे हैं। कोई चीज़ छुपी नहीं है, शासन प्रशासन का दबाव है, जो भी है और वो हमारी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। वो उनकी बेटी और वो दोनों लोग समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी में आज हैं कि नहीं हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है इतना। अब समाजवादी पार्टी को निर्णय लेना था, चूँकि कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट थी नहीं और वो कांग्रेस में है भी नहीं। तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। मगर हाँ, माइनॉरिटी बेल्ट है वो, माइनॉरिटी की बड़ी सीट है, शरावस्ती भी, डुमरियागंज भी, बहराइच भी, आपके कैसरगंज में भी ठीक-ठाक माइनॉरिटी है, आपके खलीलाबाद हुई, हमारे जो है आपके संत कबीर नगर, हर जगह 5 लाख, 6 लाख, साढ़े 6 लाख ऐसे माइनॉरिटी का बड़ा वोट है। बड़ी परसेंटेज शेयर करती है माइनॉरिटी यहाँ पे और उसमें एक प्रोमिनेंट लीडरशिप उनके नाम पे हमेशा रही। कई मरतबा एमएलए हुए, सपा से, इंडिपेंडेंट, कई दलों में रहे वो। तो अब उनको कैसे समाजवादी की चूँकि खाते की सीटें हैं, समाजवादी को देखना है कि उनको कैसे क्या कर रहे हैं, कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको दिया या क्यों नहीं दिया, लड़ाया। बीच में चर्चा थी उनकी कि वो माँग रहे हैं टिकट। ये भी सुनने में आया कि उनका टिकट हो जाएगा, उनकी बेटी का टिकट हो जाएगा, मगर अभी कुछ अब जो रिज़ल्ट आया वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया कि बीएसपी से जो सिटिंग एमपी थे उनको टिकट दे दिया अखिलेश जी ने। तो बहरहाल इंडिया गठबंधन में जो भी टिकट पाएगा उसकी मदद की जाएगी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ सहयोगी दल है, हम लोगों से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि वो अ, ख़ास तौर पर अगर इस क्षेत्र की बात की जाए, पूरे मंडल की बात की जाए, तो तमाम सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, पूरे मंडल की बात की जाए। तो मुसलमानों के वोट चाहिए आपको, मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए और 2022 के असेंबली इलेक्शन में दे दिया। जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों का वोट एक तरफ़ा तौर पर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो क्या फिर मुसलमानों को एक तरफ से मायूसी नहीं होगी कि उनका एक भी उम्मीदवार मंडल में ना दिया जाए? देखिए 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। मैं समाजवादी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, ये तो समाजवादी के लीडरान आपको बताएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव होते हुए मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी 17 सीटों में से हमने 2 सीटें
एक इमरान भाई लड़ रहे हैं, इमरान मसूद साहब सहारनपुर और अमरोहा। सहारनपुर, और कुंवर दानिश अली साहब जिनके साथ पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हादसा हुआ, काफ़ी बदतमीजी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके साथ किया, और उसके बाद उनके आंसू भी पोंछा राहुल जी ने जाके, और उनको टिकट दे के चुनाव भी लड़ा रहे हैं। तो अगर 17 में से 2 माइनॉरिटी के कैंडिडेट को दिया गया है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ ये पूरे हैं, मगर 1-2 सीटें और भी हम लोग चाह रहे थे, मगर कुछ सीटें ऐसी डिस्ट्रीब्यूट हुई कि वहाँ माइनॉरिटी लड़ नहीं सकती थी। मुझे लगता है अगर डुमरियागंज हमारे खाते में आती तो मैं चुनाव लड़ता, या शरावस्ती आती तो हो सकता है कोई माइनॉरिटी को कैंडिडेट यहाँ भी दिया जा सकता था, या यहाँ नहीं आती कहीं और आती। जहाँ पे बेल्ट थी माइनॉरिटी की, वहाँ कांग्रेस ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। कांग्रेस का की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस की सीट शेयरिंग या फिर जो उम्मीदवारों का ऐलान है, लेकिन इस मंडल की बात की जाए कि समाजवादी पार्टी ने जो रवैया अपनाया है, थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। और एक नेता के नाते और मैं पत्रकार के नाते ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर जब इंडिया अलायंस है और एक तरह से एक कौम को जिसका वोट मुकम्मल तौर पर मिल रहा है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो फिर क्या मुसलमानों में ये सवाल उठ रहा है कि उसने ही सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है, इसलिए आप। नहीं, ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं, एक मंडल या 2 मंडल की बात नहीं, इधर तो मुझे लग रहा है पूर्वांचल में शायद एक भी सीट नहीं है। नहीं, एक सीट है उनकी, अफजाल अंसारी साहब लड़ हाँ, रहे हैं गाजीपुर जी। समाजवादी पार्टी से। बाकी रामपुर के बाद कोई सीट नहीं दी मिली है, और माइनॉरिटी के लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को बुरा भी नहीं मान रहे हैं, जितना मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि उनका टारगेट ये है कि जब रंगों को बाँटा जा रहा है, जब जानवरों को बाँटा जा रहा है, जब देश को बाँटा जा रहा है, तो ऐसे बँटवारे में हमको किसी के साथ इकट्ठा होके खड़ा होना पड़ेगा। और ये सही है कि नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो जो हम लोगों ने, या कांग्रेस पार्टी का जो एक हमारा मैनिफेस्टो में भी है कि हम जातीय जनगणना कराएँगे। जनगणना के बाद जो हम लोगों के पास रिज़ल्ट आएँगे, के आँकड़ों के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे राहुल जी का एक ये सोच है। और उस हिसाब से अगर देखिए आप 17 सीटों में से 2 सीट देख रहे हैं आप, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम है, मगर अप टू द मार्क हम ये मानते हैं कि जो लोग लड़ने वाले थे तो उनको दिया गया है। और फिलहाल संविधान बचाने की लड़ाई है, इसमें अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई तो बाद में आएगी, जब संविधान रहेगा तब अपनी हिस्सेदारी की बात होगी। तो ज़्यादा हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन को देश की सरकार में आए, जिससे कम से कम कानून के हाथों कानून जो है, जो जो लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, थानों पे, तहसीलों पे जिस तरह से पैसे की उगाही की जा रही है, जिस तरह से रिश्वतखोरी चल रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो ख़त्म किया जाए, तो कम से कम लोगों को न्याय मिलना शुरू हो। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ऐसा लगता है आवाम में उसकी चर्चा शुरू हो गई है, बात की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार जो 10 साल उसका इक़्तिदार या मुद्दत रही है उसकी बात की जा रही है और वो फिर हैट्रिक लगाने की बात की जा रही है। कितना मुतमईन नज़र आते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से? ये देखिए, मैनिफेस्टो तो क्या, हमारे वादे हमेशा ज़मीन पे दिखे हैं। हमने किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात कही थी। 10 साल 2004 से लेके 14 तक जितने वादे किए थे, 98-95% वो आपको ज़मीन पे दिखे। और इनके वादे जो पिछले 10 साल से किए जा रहे थे, 10 चाहे 15 लाख पाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां पर साल, मतलब तकरीबन 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। तब बताया गया था कि जो विदेश में पूरा धन पड़ा हुआ है वापस लाया जाएगा, और वहाँ से अपराधियों को लाया जाएगा। दुनिया जहाँ की बातें, झूठे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा किया हो तो बताइए आप। हाँ, गरीबों को अलबत्ता कहा था कि गरीबों से गरीबी मिटा देंगे, मगर हकीकत है कि गरीबों को मिटा दिया इस सरकार ने। जो अपने दोस्तों को जितना धन इन्होंने कर्जा माफ़ किया है, अगर वही धन गरीबों में बांट देते तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं 80, एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश बहुत विकसित हो गया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग हमसे राशन ले रहे हैं फ्री में। जिस देश की आबादी 140 करोड़ की आबादी हो, उसमें 80 करोड़ लोग फ्री में लाइन लगा के राशन मांग रहे हैं, तो ये तो आपको खुद डेवलपमेंट दिख रहा होगा कि देश कहाँ जा रहा है। हाँ, जहाँ तक सवाल ये राशन देने की बात है, ये भी इनका शुरू किया हुआ कार्य नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने गाँवों में, अपने रूरल एरियाज़ में हमेशा से इस कार्यक्रम को किया, और उसके बदले बहुत मामूली पैसा लिया करते थे। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए लेके, कि इंसान के या गरीब के अंदर का अपना जो एक उसका जो
कहेंगे हम उसको, उसके अपने ज़मीर कह लें या ऑनर ज़मीर कह लें। उसका उसका ज़मीर, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप रहे और उसके अंदर ये ना लगे कि हम भिखारी हो गए। तो ये मदद करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया। देश बनाया किसने? अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं 70 साल में देश में कुछ हुआ नहीं है, 70 साल में ये नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ हुआ नहीं होता तो ये 10 साल से जो चीज़ों को बेच रहे हैं, किसकी बनाई हुई चीज़? ये भी तो गौर करने की ज़रूरत है। जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसको पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोग, पीएसओज़ हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, ये किसने बनाए? उन्होंने बनाया था, बेच ये रहे हैं। तो ये तो सिर्फ झूठी बातें करते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। आप देखिए कितना हम्बल हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, ये नफ़रत की बात करते हैं, ये एक रंग की बात करते हैं, वो तिरंगे की बात करते हैं। तो उनका तो कोई, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और उनके ऊपर कितना कई सौ करोड़ रुपया मीडिया के माध्यम से खर्च किया गया, उनकी इमेज को ख़त्म करने के लिए, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापने के लिए। जो आदमी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, जो आदमी ब्लैक बेल्ट किए हो, जो आदमी आज भी 15 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता रखता हो, और पूरे देश में 2 यात्राओं के ज़रिए जो उनके अंदर कमियां थीं उसको भी उन्होंने समझा। देश को समझने का काम किया उन्होंने, देश की प्रॉब्लम को समझा। साउथ से, मतलब पूरा नॉर्थ से लेके समझ ली तकरीबन 10,000 किलोमीटर का उनका सफ़र रहा। ऑलमोस्ट 8 जी, से 10,000 जी। किलोमीटर का सफ़र तय किया। हर जगह का कल्चर समझा, हर जगह की प्रॉब्लम समझा, हर जगह की परेशानियां समझी। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है। आप बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री